नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञानंद पाठक आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है, वो भी एनसीईआरटी के क्लास 6 to 12। हालांकि फ़िलहाल ये क्लास 6 हिस्ट्री चल रही है। कल मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया है जिसमें मैंने आपको डेट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद सबसे पुरानी जो आर्कियोलॉजिकल स्टेजेस मिले थे उनको बताया मैंने। उसके बाद मैंने बताया कि कैसे कैसे हम हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं, किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी के आगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कि जो पुराने अतीत में मानव थे उनकी सभ्यता या उनकी संस्कृति तो ठीक है, वो तो पढ़ना ही है, पर वे मानव कैसे आए, यदि आए तो किस तरह से बढ़े, कैसे जीवन चलाना सीखा उन्होंने, आज जिस स्थिति में मानव है क्या उसी तरह पहले भी जीता था या पहले कुछ अलग तरीके से जीता था। इसमें कोई दो राय नहीं। दिन प्रतिदिन हमारी आधुनिकता के साथ हमारे जीवन शैली, हमारे जीने के तरीके बदलते हैं। उसी तरीके से आप खुद सोचिए कि आज से कई लाख वर्ष पूर्व यदि मैं इस बात का कल्पना करने के लिए कहूँ आपसे, कई लाख वर्ष पूर्व कैसी स्थिति रही होगी, तो उसी आधार पे उनके रहन सहन, उनके परिवेश के बारे में हम सीखते हैं दोस्तों। इसीलिए इसका नाम प्रारंभिक मानव की खोज में पड़ा। मतलब शुरू में मानव कैसा था। शुरू में जो प्रारंभिक मानव की खोज हुई तो इन तरह के मानव को नोमैड कहा जाता था इंग्लिश में। मतलब एक जगह नहीं रहते तो घुमक्कड़ थे, और इसीलिए इनको नाम पड़ा इनका शिकारी खाद्य संग्राहक। ऐसे व्यक्ति शिकारी खाद्य संग्राहक कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? शिकारी खाद्य संग्राहक। ये शिकारी खाद्य संग्राहक। अब शिकारी खाद्य संग्राहक क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय के व्यक्ति शिकार करते थे और अपने जीवन यापन के लिए उनके मांस को खाते थे, और जो जंगलों में उत्पाद होते थे, फल फूल कंदमूल, इन सब चीज़ों को वे खाते थे और उनका संरक्षण करते थे। अब इसलिए इन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक कहा गया। ये नोमैड नेचर के होते थे। कैसे होते थे? नोमैड होते थे। नोमैड का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर जीवन बिताने वाला। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमकर जीवन बिताने वाला। अब आपसे मैं कहूं, आप ये बताइए कि आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों घूमकर जीवन बिताता था? क्यों नहीं वो घर बनाता था? क्यों नहीं वो एक जगह रहना सीखता था? दोस्तों, जो आरंभिक मानव थे वो एक जगह इसलिए नहीं रह सकते थे या वो इसलिए घूमते थे क्योंकि वे या तो शिकार पर निर्भर हुए थे या तो खाद्य के संग्रहण करने के, संरक्षण करने के आधार पर निर्भर थे उनके जीवन। यदि वो एक जगह रहेंगे तो उस क्षेत्र के कुछ दूर तक जितने भी जीव जंतु वो सभी मारे जा चुके उनके द्वारा, या वो सभी जान बचा के भाग गए, और जितने फल फूल हैं, जितने कंदमूल हैं उस क्षेत्र में उनको तो वो खा गए, तो बचा क्या? कुछ नहीं। अब अपने भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इसी तरह मौसमी परिवर्तन के कारण, क्यों? मौसमी परिवर्तन के कारण एक स्थान पे किसी मौसम में फल है तो दूसरे स्थान में किसी मौसम में फल है। तो हमें क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई ठंडे प्रदेश में है तो ठंडे प्रदेश में ठंडे प्रदेश वाला ही होगा, वो भी हर सीज़न में नहीं होगा। जैसे आम गर्मियों में हो रहा है, ठीक है, और जाड़े में जाड़ों वाले फले हो रहे हैं। तो इस तरह से अब एक गर्मियों में एक जगह रहता था, फिर दूसरी जगह चला जाता था, वहाँ का भोजन खत्म होता था, तो इसलिए भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह टहलते रहते थे। आपकी एनसीईआरटी में इसके प्रमुख 4 कारण दिए हुए हैं। उन चारों कारणों को मैं लिखने जा रहा हूँ।
आप उन 4 कारणों को नोट करेंगे। एनसीईआरटी में 4 कारण दिए हैं कि ये लोग नोमैड क्यों थे। आइए उन चारों कारणों को देखते हैं। दोस्तों, ये 4 कारण आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला मैंने बताया ही, खाद्य समाप्त हो जाते थे, जो खाने पीने के सामान है। दूसरा, ज़्यादातर भाई उस समय तो आपके ट्यूबवेल नहीं थे, आपके नल नहीं थे, तो क्या होता, पानी पीने के लिए नदी, तालाब, झीलें सब होता था। साल भर जल सभी नदियों या सभी झीलों में नहीं रहता है, तो ऐसा भी संभव है कि वो एक झील में या एक नदी के किनारे हो, वे सूख जाएं, फिर दूसरे के नदी के किनारे जाएं, क्योंकि भाई जीने के लिए जल चाहिए। उसी तरह मौसम परिवर्तन हो जाता है, एक मौसम में कोई खाद्य पदार्थ है तो दूसरे मौसम में नहीं है, तो उस तरह से वो दूसरे मौसम के अनुकूलन के हिसाब से चले जाते थे। और चौथा, जैसे मैंने बताया है कि एक रेंज में वो जीवों का शिकार करके ख़त्म कर दें उनको, वो भाग गए, तो क्या करेंगे, उनको पाने के लिए या उनका शिकार के लिए वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस आधार से आपने देखा कि आरंभिक मानव शिकारी खाद्य संग्राहक कहे जाते थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शिकारी खाद्य संग्राहक आरंभिक मानव को कहा जाता था। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें स्टेटमेंट देता है, पूछता है इसमें कौन सही नहीं है। शिकारी खाद्य संग्राहक थे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वे नोमैड थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तीसरा, वे जल की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमे, कभी नहीं घूमे। और आप जानते हैं कि जल की तलाश में भी संभावना है घूमने की, तो इस तरह से इस स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो हमें सारी बातें जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रखनी है। एक्चुअली ये पूरा शॉर्ट नोट है, इसमें आपको कुछ भी छूटा नहीं है और आप कुछ छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया है, आप आसानी समझ पाएँ और एक भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए अब आरंभिक मानव की खोज हुई। अब उनको क्या कहा जाता था, क्यों घूमते थे, ये तो हमने देख लिया। अब आरंभिक मानव की जीवन शैलियों को आधार पर इनके युग को एक हमारे इतिहासकारों ने नाम दिया, पाषाण काल। ये जिस जीवन में जीते थे, इनके नाम को हमने पाषाण काल नाम दिया, जिस काल में ये रहते थे। आइए, पाषाण काल क्या है, कितने भागों में बटा है, कब से कब तक का डेट को काल को कहते हैं, ये सब चीज़ों को हम देखते हैं। दोस्तों, आरंभिक मानव की जीवन काल को हमने 3 स्टेजेस में बांट दिया है। पहले स्टेज का नाम है पूरा पाषाण काल, दूसरे स्टेज का नाम है मध्य पाषाण काल और तीसरे स्टेज का नाम है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर 3 रूपों में हमने 3 चरणों में बांटा है। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय काल है वो आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का है। वहीं मध्य पाषाण काल का 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक का काल माना जाता है। 10,000 साल पहले से लेके अब तक के काल को नवपाषाण काल कहते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में ये पूछ चुका है कि पूरा पाषाण काल का युग कब से कब तक का था। अब एग्जाम में हो सकता है आपको मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल पूछ ले। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज से यदि ये 12,000 साल पहले का काल था, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले कितने साल, तो आज 2020 है, मतलब मान लीजिए मोटी मोटा 2000 साल। तो ईसा मसीह के जन्म से 10,000 पहले पूरा पाषाण काल था। इसी तरह से ईसा मसीह के जन्म के लगभग 8,000 साल पहले मध्य पाषाण काल था और ईसा मसीह के जन्म के लगभग 6 या 7,000 साल पहले नवपाषाण काल था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बातें 2000 साल पहले की, देखिए यहाँ पे हम 0 है, यहाँ पे हमने बताया था कल ईसा मसीह जन्मे और आज है 2020। और ये बात कब की है? ये बात है 20 लाख से 12,000 साल पहले की। यानी यहाँ से यदि पीछे जाइए तो मोटी मोटा यदि 2000 साल घटा दिया जाए तो लगभग 10,000 साल पहले की। आप समझे, टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बन सकते हैं। ये तो अब दे रहा है कि आज से 12,000 साल पहले, लेकिन ईसा मसीह से पूछ ले तो ईसा मसीह का मतलब कब? जब 0 पे थे। आज तो 2020 है,
ठीक है, इस तरह से हम अपना हिसाब किताब लगा लेंगे। अब देखिए, पूरा पाषाण काल में ये लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, मध्य पाषाण काल में भी पत्थरों के औजार बनाते थे। आखिर इनमें फर्क कैसे किया? तो आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है आदमी का अनुभव और भी अच्छा और भी सुंदर काम करवा देता है। यहाँ पे थोड़े बहुत भद्दे टाइप के औजार थे, यहाँ पे बहुत अच्छे औजार बनने लगे, बहुत छोटे छोटे औजार और बहुत ही सुंदर औजार बनने लगे। इसलिए इसको माइक्रो स्टोन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पाषाण काल। इसी युग में छोटे छोटे हथियार पत्थर के बनते थे, छोटे छोटे पत्थर के औजार, इसलिए इसको माइक्रो स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे भारत भूमि पर कहाँ कहाँ पर पूरा पाषाण काल के तथ्य मिले हैं, कहाँ कहाँ पर मध्य पाषाण काल के और कहाँ कहाँ पे नव पाषाण काल के तथ्य मिले हैं। आइए उन चीज़ों को हम, उन स्थानों को देखते हैं। दोस्तों, हमने पूरा पाषाण काल स्थल के कुछ जो साइट्स हैं, मध्य पाषाण काल स्थल के जो कुछ साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के द्वारा बनाए गए हैं, जो बताए गए हैं कि ये मिले थे, और नव पाषाण काल के कुछ साइट्स हैं उनको लिखा है, और साथ ही में जिस राज्य में है उस राज्य को भी लिखा है। हमारे बुक में उस राज्य को मेंशन नहीं किया है, पर क्वेश्चन जरूर पूछता है राज्य को, क्योंकि बुक में मैप बना दिया है, राज्य का नाम लिखा नहीं है। तो बहुत बच्चों को, बहुत दोस्तों को बहुत दिक्कत होती है, तो हमने प्रॉपर नाम भी लिख दिया है। आइए देखते हैं। पूरा पाषाण काल में भीमबेटका, हुंगसी, कुरनूल की गुफा पाई गई थी, जिसमें आपके एग्जाम में भीमबेटका के बारे में पूछ चुका है। भीमबेटका जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में दोस्तों, और उसमें चित्रकला का बड़ा ही विहंगम प्रदर्शन है। जो भीमबेटका की गुफा है, उनकी दीवारों पर तैलीय चित्र आयली पेंटिंग की हुई है, और पूछता है कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल में सबसे पहला बोला जाता है कि यहाँ पे मानव के होने की, निवास करने की, रुकने के साक्ष्य मिले हैं, और उसी में चित्रकला का भी उन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है उस गुफाओं की दीवारों पर। उसके बाद पूरा पाषाण काल में ही एक हुंगसी स्थल है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुंगसी में ये नदी के किनारे इनके बहुत सारी गुफाएं हैं। यहाँ पे पत्थरों के औजार निर्मित होते थे, पत्थरों के औजार निर्मित होते थे यहाँ पे, और ज़्यादातर औजार चूना पत्थर के होते थे। चूना पत्थर, जो चूने वाला पत्थर होता है, उसके औजार उपस्थित हैं, पाए जाते हैं। और कुरनूल गुफा जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इस गुफा में राख के जो वेस्टेज मिले थे, मतलब राख के कुछ साक्ष्य मिले थे कि यहाँ इस गुफा में राख के कुछ साक्ष्य मिले थे। तो इसका मतलब इस गुफा में राख के साक्ष्य होने का, राख के साक्ष्य मिले थे। तो राख के साक्ष्य होने का ये अर्थ है कि पूरा पाषाण काल के लोगों ने आगे के बारे में जानकारी जुटा ली थी, तभी यहाँ पे राख के साक्ष्य मिले हैं, तभी यहाँ पे वेस्टेज ऑफ ओसेस मिले हैं। अब फिर से पूरा पाषाण काल में 3 ही हमारे साइट्स हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश, यहाँ पे चित्रकला। हुंगसी जो कर्नाटक में है, यहाँ पे पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, ज़्यादातर औजार चूना पत्थर के होते थे। कुरनूल की जो गुफाएं हैं वो आंध्र प्रदेश में पाई गई, और इसी गुफा में सबसे पहले राख के होने के साक्ष्य मिले हैं। इसका अर्थ है कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो चुकी थी। आइए मध्य पाषाण काल में देखते हैं। मध्य पाषाण काल में 2 स्थल मिले हैं, ब्रह्मगिरी, आदिचन्नूर। ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक राज्य में है, और आदिचन्नूर तमिलनाडु में है। इनके और डिटेल में हमें जानकारी नहीं रखनी है।
ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में हैं उनके बारे में नहीं दोस्तों, ये ब्रह्मगिरी मध्य पाषाण काल का स्थल है जो कर्नाटक राज्य में है, और आदिचनरू तमिलनाडु। आइए नवपाषाण काल स्थल देखते हैं। नवपाषाण काल स्थल में दोस्तों बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, चिराद बिहार में है, कोलिड़वा उत्तर प्रदेश में, महागढ़ उत्तर प्रदेश में, हल्लूर आंध्र प्रदेश में, पैयमपल्ली आंध्र प्रदेश में। इतने साइट हमारे नवपाषाण काल के भी हैं जिसके हमें डिटेल में जानकारी रखनी है मेहरगढ़ के बारे में। दोस्तों मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, आइए मेहरगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मेहरगढ़ में कब्रें मिली थी। क्या मिली थी? कब्रें। और कब्रों में जो मनुष्य दफनाए जाते थे उनके साथ में उनके साजो सामान भी रखे जाते थे, सामान प्लस में बकरी भी रखा मिला है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि इस जगह पे रहने वाले लोग इस तरह की बात को मानते थे कि मनुष्य जब मरता है तो उसके बाद भी जीवन है। शायद इसीलिए उसके मरने के बाद के जीवन के लिए कुछ सामानों को रख दिया जाता था, बकरियों भेड़ों को रख दिया जाता था, ताकि क्या हो सके, वे भोजन कर सके, अपने उपयोग के सामान को इस्तेमाल कर सके। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, यहाँ पे कब्रें मिली, यहाँ के लोग की मान्यता हो सकती रही हो कि मरने के बाद भी जीवन होता है, और मरने के बाद के जीवन के लिए ही मनुष्यों के साथ में उनके साजो सामान और बकरियों भेड़ बकरियों को भी दफन कर दिया जाता था। अब मेहरगढ़ पाकिस्तान में है तो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जानकारी हमें चाहिए। दोस्तों मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, और एक बुर्जहोम है उसके बारे में भी जान लेते हैं। बताइए मैंने कि नवपाषाण काल युग में बुर्जहोम के बारे में भी जानकारी है। एक्चुअली चैप्टर 3 में है, लेकिन 2 और 3 मैंने साथ में पढ़ा रहा हूँ, तो आपका चैप्टर 2 और 3 दोनों कंप्लीट हो चुका है। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। सबसे बड़ी बात है कि जो ईरान को जाने वाला प्रमुख मार्ग है जो बोलन दर्रे से होके जाता है, ये बोलन दर्रे के पास में ही साइट्स हैं। यहाँ पे कब्र मिली। कब्रों में मैंने बताया ही है कि जीवित जीव जंतुओं के साजो सामान भी थे और जीवित जीव जंतु भी दफनाए जाते थे, ताकि इनका मानना था कि मरने के बाद जीवन होता है और उस जीवन के लिए अपना सामान उपयोग कर सकें। यहाँ पे चौकोर और आयताकार घर भी प्राप्त हैं, और इसमें इनके जो घर हैं उसमें कम से कम 4 कमरे या अधिक, मतलब कम से कम 4 कमरे थे या उससे अधिक ही थे, और इनमें ये भंडारण भी करते थे। भंडारण का मतलब अपने अनाज को भी रखते थे। अनाज को रखने का मतलब क्या हो गया कि मेहरगढ़ में ये खेती के भी साक्ष्य प्राप्त थे, खेती के साक्ष्य प्राप्त। जौ और गेहूं की कृषि, जौ और गेहूं की कृषि होती थी मेहरगढ़ में। तो इस तरह से मेहरगढ़ में 5 बातें हमें याद रखनी है। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। आधुनिक पाकिस्तान में कहाँ पे स्थित है? जो ईरान को जाने वाला बोलन दर्रे है उसके पास में। यहाँ पे चौकोर और आयताकार घर मिले जिसमें कम से कम 4 कमरे थे या उससे अधिक ही, और उसमें भंडारण का काम, मतलब खेती से जो जौ अनाज गेहूँ, मतलब जो जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले। एक्चुअली यहाँ पे माना है कि औरतें खेती करती थी यहाँ की। देखिए आदमी क्या करता था, औरत क्या करता था, कोई जानता नहीं, स्पष्ट नहीं, अंदाज़ा लगाया जाता है। तो जो जौ और गेहूँ की कृषि है उसका भंडारण इसी कमरों में किया जाता था। इसके बाद आते हैं, और ये कब्र भी यहाँ पे मिली है मनुष्य की, और उसके साथ उनके सामान उपयोगी और साथ में जीवित जंतु भी रखे गए। बुर्जहोम का कश्मीर में है। यहाँ के जो घर हैं ये गड्ढे, जमीन के ऊपर गड्ढा बना के उस गड्ढों में घर बनाया जाता था। इस गड्ढों में के अंदर घर बनाने को गर्तावास कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्तावास कहते हैं। गड्ढों के नीचे जो घर बनते हैं वो क्या कहते हैं? गर्तावास। ये बुर्जहोम कश्मीर में घरों के नीचे
जो घर बने, चूँकि ज़मीन के नीचे गड्ढे में घर बने, तो उनको जाने के लिए सीढ़ी भी बनाई जाती थी साथ में, प्लस में सीढ़ियाँ। उसके बाद घरों के अंदर, जैसे घर है उसके अंदर भी आग के साक्ष्य मिले हैं। आग के जलाने की जगह थी और घर के बाहर भी आग के जलाने की जगह थी। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि गर्मी के दिनों में या जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता हो तो वही लोग थोड़े ठंडे में घर के बाहर लोग जला लेते हैं आग, और घर में जब जाड़ा हो, टेम्परेचर ज़्यादा बहुत कम हो जाए तो घर में आग जला लेते थे। इसलिए घर के अंदर और बाहर दोनों आग के स्थान मिले हैं। और यहाँ बुर्ज होम में अत्याधुनिक पत्थरों के हथियार भी मिले। अत्याधुनिक का मतलब क्या, नौपाषाण कालीन ही साइट तो है मेहरगढ़ बुर्ज होम, तो नौपाषाण कालीन हथियार भी मिले हैं। इस तरह से हमारा NCERT क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 2 और 3 को हमने आज कंप्लीट किया, यानी चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट। कुल 12 चैप्टर हैं। हमने बताया कि आपको मैक्सिमम 5 क्लास लगेंगी, हो सकता है ज़्यादा लग जाए भाई, क्योंकि एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर पा रहा हो तो 6 लग जाए, 7 लग जाए, ठीक है, लेकिन कंप्लीट अच्छे से करवाऊँगा। आज इतना ही रखता हूँ दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने PNP 1 डे एग्ज़ाम टारगेट की फैमिली को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।